हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और मैं आज हाजिर हूँ आप सबके बीच अपना जो आर एस आई टी की बुक है उसका सेकंड चैप्टर की क्लास लेकर आज। तो जो आर एस आई टी की बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो है कंप्यूटर सिस्टम, जैसा कि दिख रहा होगा आप सबको स्क्रीन पर। तो ये जो क्लास है कंप्यूटर सिस्टम की सेकंड चैप्टर की, देखो बच्चों की डिमांड आई थी कि सर आप एक एक चैप्टर वाइज भी क्लास लेकर आओ, तो उसी के अकॉर्डिंग लेकर आया हूँ। बाकी अपनी पहले भी 2 क्लासें डली हुई है, पूरी इसमें पूरी बुक ही मैंने एक क्लास में पढ़ा रखी है। अब बच्चों की डिमांड थी कि सर और ज़्यादा डीपली लेकर आओ आप एक एक चैप्टर को, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो सेकंड चैप्टर है भाई कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, क्या क्या सिस्टम होते हैं। तो उसमें देखो सबसे मेन चीज़ होती है इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग के डिवाइसेज, सारे डिवाइसेज। और कंप्यूटर में मतलब जो भी हार्डवेयर वगैरह है वो सारा कंप्यूटर का सिस्टम इसमें आएगा। तो देखो कंप्यूटर में इनपुट के डिवाइस होते हैं, आउटपुट के डिवाइस होते हैं। कुछ डिवाइस जो होते हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। अब देखो कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो तो ऑन का बटन सीपीयू में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। इसके अलावा कंप्यूटर में देखो 2 चीज़ होती है जिसका क्वेश्चन भी आया है, एक तो लॉगिन और एक होता है लॉग ऑफ। तो लॉग इन में तो आप क्या कर सकते हो कि कंप्यूटर में लॉग इन हो जाओगे, मतलब उसके अंदर एंटर कर जाओगे आप कुछ भी काम कर सकते हो। और लॉग ऑफ से क्या होगा कि कंप्यूटर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, यानी चालू तो रहेगा लेकिन लॉक हो जाएगा। फिर खोलने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पासवर्ड अगर आपने लगा रखा है तो। इसके अलावा कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हो, री स्टार्ट भी कर सकते हो। और इसके अलावा वहाँ ऑप्शन होता है पावर ऑफ, तो आप कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हो। ये चीज़ है भाई। और जब आप लॉग इन करते हो तो वहाँ पर यूँ यूज़र दिखाई देता है, यूज़र का नाम जो भी होता है, साइन बना होता है फूल का या किसी भी चीज़ का। यूज़र जो भी राम है, शाम है, श्याम है, जो भी है। और यूज़र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता है स्टैंडर्ड यूजर। यानी हर कंप्यूटर के अंदर एक यूजर जो कंपलसरी है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, और स्टैंडर्ड यूजर आप चाहे जितने बना सकते हो। बाकी एक एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना कंपलसरी है भाई। तो देखो कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा, तो कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा में देखो कंप्यूटर में जो सूचना प्रणाली होती है उसके 5 भाग है। तो पहला है देखो पीपुल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं। इसके बाद है देखो प्रोसीजर, क्या है, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया। तो हर चीज का प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। और इसके बाद होता है आपका सॉफ्टवेयर, क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर यानी निर्देशों का समूह होता है भाई। और इसके बाद होते हैं हार्डवेयर, जिनके द्वारा आप कंप्यूटर को चलाते हो। और फिर है आपका डेटा। तो ये 5 चीज़ें जरूरी है, अगर 5 में से एक भी चीज़ नहीं है तो फिर आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। देखो पीपुल, लोग यानी चलाने वाला। प्रोसीजर तो हर काम प्रोसेस से होता है कंप्यूटर में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी होनी चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होने जरूरी है, एप्लीकेशन भी होने जरूरी है। हार्डवेयर भी जरूरी है, जितने भी इनपुट आउटपुट के डिवाइसेज है वो भी जरूरी है। डेटा यानी अगर ये सारी चीज़ें हैं लेकिन डेटा भी तो होना जरूरी है भाई। आप उसमें क्या इनपुट करोगे, डेटा ही तो इनपुट करोगे। तो ये सारी चीज़ें होना जरूरी है, सूचना प्रणाली होती है। अब इसमें देखो आते हैं आपके हार्डवेयर, क्या आते हैं, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ होती है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ है, हार्डवेयर में देखो इनपुट के डिवाइस, कौन कौन से डिवाइस है भाई, इनपुट के डिवाइस है। इनपुट से पहले मैं लिखता हूँ सबसे मेन चीज़ जो है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर होना जरूरी है भाई, सीपीयू। इसके बाद इनपुट, इनपुट के डिवाइस हार्डवेयर में आते हैं। इसके अलावा आउटपुट के डिवाइस आते हैं। और इसके अलावा मेन मेमोरी यानी मेन मेमोरी यानी रैम रोम, और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर की कैटेगरी में आती है, होना जरूरी है। अब प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में जो इसमें दे रखे हैं, तो दे रखे हैं देखो, एक तो पेंटियम और इंटेल कोर i3, i5, i7, जियोन
और स्पार्क ये दे रखे हैं भाई सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या, प्रोसेसर पेंटियम, इंटेल कोर i3, i5, i7, Xeon, स्पार्क। अब प्रोसेसर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्ग का बना होता है। एक सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मॉडलिंग कंप्यूटिंग यानी फंडामेंटल कंप्यूटिंग करता है और सीधे या इनडायरेक्ट रूप से सभी घटकों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्रोसेसर, जिसे अपना सीपीयू भी आप बोल सकते हो। इसके बाद सॉफ्टवेयर होते ही हैं, जो सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, वे डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप में संग्रहित होते हैं। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम है भाई। अब आ जाओ इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं भाई कंप्यूटर में। जो सबसे मेन चीज है वो क्या है भाई, इनपुट के डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो इसमें जो सबसे मेन और सबसे मुख्य है वो है भाई कीबोर्ड, जिसके द्वारा आप कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन देते हो। वो कौन से डिवाइसेज होते हैं जिनके द्वारा आप कंप्यूटर को डेटा या इंफॉर्मेशन देते हो, सारे डिवाइस कौन से कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। अब जो कीबोर्ड होता है इसमें कितने प्रकार के बटन होते हैं भाई, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के बटन होते हैं, 7 प्रकार के। 7 प्रकार के में पहला बटन है ESC, एस्केप की। कौन सी की है, एस्केप की। तो ये क्या काम आती है, देखो फर्स्ट नंबर पर जो है कौन सी की, ESP। तो ESC को क्या काम आती है, तुरंत दिए गए आदेश को हटाना, तुरंत दिए गए आदेश को हटाने के काम आती है। 2 नंबर पर आती है भाई फंक्शन की। कौन सी आती है, फंक्शन की। तो फंक्शन की कितनी होती है, फंक्शन की होती है 12। कितनी होती है, 12। कहां से कहां तक, F1 से लेकर F12 तक 12 बटन। तो अब देखो इसमें F1 जो होता है वो क्या काम आता है, ये काम आता है भाई हेल्प के लिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप F1 का प्रयोग कर सकते हो। F2 काम आता है रीनेम। रीनेम क्या होता है, कोई भी फाइल फोल्डर का अगर नाम बदलना है तो F2 दबाओगे। F3 काम आता है सर्चिंग के लिए। तो सर्चिंग क्या चीज करोगे, कोई भी फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए। F4 क्या काम आता है, तो F4 काम आता है एड्रेस बार खोलने के लिए। एड्रेस बार कहाँ खोल सकते हो आप, इंटरनेट एक्सप्लोर पर या फिर क्या नाम से फाइल एक्सप्लोरर पर, यानी दिस पीसी में। इसके बाद F5। तो F5 के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर को एक तो रिफ्रेश कर सकते हो, इसके अलावा क्या कर सकते हो, रीलोड कर सकते हो। इसके बाद F6 क्या काम आता है, इससे खुलता है भाई मेन्यू बार। कब, जब आप डबल बार प्रेस करते हो F6 को। F7 काम आता है, क्या काम आता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को चेक करने के लिए। क्या काम आता है, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को चेक करने के काम आता है भाई F7। इसके बाद F8 क्या काम आता है, तो F8 काम आता है सिलेक्शन ऑप्शन को चालू करने के लिए। और F9 क्या काम आता है, सिलेक्शन ऑप्शन रिमूव यानी उसे बंद करने के लिए। F10 काम आता है भाई मेन्यू बार खोलने के लिए। क्या काम आता है, मेन्यू बार। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट प्लस F10 दबाते हो तो इससे क्या खुलता है, इससे खुलता है भाई राइट क्लिक का भी काम कर सकते हो आप। F11 क्या काम आता है, ये काम आता है भाई फुल स्क्रीन के लिए। और F12 क्या काम आता है, फाइल को आप सेव एज कर सकते हो दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पर, सेव एज F12। तो F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्चिंग के लिए कोई फाइल फोल्डर को, F4 से एड्रेस बार खोल सकते हो, F5 से रिफ्रेश रीलोड कर सकते हो, और F6 से मेन्यू बार खुलता है, F7 स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक, F8 सिलेक्शन के लिए, F9 सिलेक्शन ऑप्शन
को चालू, सॉरी सिलेक्शन ऑप्शन को बंद करने के लिए F9 और सिलेक्शन ऑप्शन को चालू करना है तो F8। F10 से मेन्यू बार खोल सकते हो और शिफ्ट के साथ F10 दबाओगे तो राइट क्लिक का ऑप्शन आएगा। F11 से फुल स्क्रीन कर सकते हो और F12 से सेव एज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था एग्जाम में Alt+F4, तो इससे किसी भी प्रोग्राम को आप क्लोज कर सकते हो। अगर आप Alt के साथ F4 दबाते हो तो ये यहाँ भी यूज होता है भाई। अब चलते हैं, फंक्शन की हो गई भाई ये। अब फंक्शन की के बाद देखो फंक्शन की के बाद है भाई न्यूमेरिक। कौन सी की है भाई? न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक की में कौन कौन से बटन आते हैं? 0 से लेके 9 तक, इसके अलावा प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। इसके बाद नेविगेशन। नेविगेशन की में आते हैं दिशा सूचक। तो दिशा सूचक कौन कौन से? देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इसके अलावा ये अप है, मतलब ऊपर जाने के लिए, ये डाउन होता है नीचे जाने के लिए। इसके अलावा होम होता है, ये लाइन की शुरुआत में जाने के लिए काम आता है। एंड का बटन लाइन के अंत में जाने का काम आता है। और पेज अप, पेज में ऊपर जाने के लिए। और पेज डाउन होता है, वो पेज में नीचे जाने के काम आता है। इसके बाद 5वें नंबर पे आती है भाई कॉम्बिनेशन। कौन सी की काम आती है? कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन। क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब? संयोजन होता है। अब जो कॉम्बिनेशन की है, तो कॉम्बिनेशन की में 3 बटन है भाई, कंट्रोल है, शिफ्ट है और एल्ट है। तो इन्हें कॉम्बिनेशन की किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता है भाई, इनका प्रयोग होता है दूसरे बटनों के साथ होता है भाई। कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट, इन्हें कॉम्बिनेशन की क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग होता है दूसरे बटनों के साथ। इसके बाद 6ठे नंबर पे आती है टॉगल की। कौन सी की आती है? टॉगल की। तो टॉगल की में 3 बटन है भाई। कौन कौन से? कैप्स लॉक, नम लॉक और है भाई स्क्रॉल लॉक। तो कैप्स लॉक क्या काम आता है? तो कैप्स लॉक जो होता है वो काम आता है ऑल वर्ड कैसे कर सकते हो आप? कैपिटल में। और नम लॉक क्या काम आता है? इनसे आप नंबर्स को लॉक कर सकते हो, नंबर पैड को। और जो स्क्रॉल लॉक होता है ये काम आता है भाई एक्सेल में, एक्टिव सेल लॉक करने के लिए। एक्सेल में एक्टिव सेल को लॉक करने के लिए भाई स्क्रॉल लॉक काम आता है, स्क्रॉलिंग भी लॉक बोल सकते हो उसे। और 7वें नंबर पर आती है भाई स्पेशल पर्पज की, यानी विशेष उद्देश्य में कौन सी कीज काम आती है भाई। तो स्पेशल उद्देश्य में कौन सी की काम आती है? तो इसमें देखो फर्स्ट पर है स्पेस बार। तो ये स्पेस बार जो होता है सिंगल कैरेक्टर का स्पेस दे सकते हो आप। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इसमें टैब की। तो टैब की क्या काम आती है? एक तो 4 कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए, इसके अलावा टेबल में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए। तो स्पेशल पर्पज की में, स्पेशल विशेष उद्देश्य में देखो, एक तो स्पेस सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए, टैब 4 कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए, या फिर एक टेबल में अगर काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो तो एक्सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए। इसके बाद 3 नंबर पर है देखो बैक स्पेस और 4 है इसमें डिलीट। तो ये दोनों क्या काम आते हैं? बैक स्पेस काम आती है
बाई ओर से वर्ड हटाना, और डिलीट काम आती है दाईं ओर से वर्ड हटाना। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा राम कुमार, अब ये कर्सर है मेरा यहाँ पर, अब इधर के हटाने तो क्या दबाऊंगा बैक स्पेस, और इधर के हटाने तो क्या दबाऊंगा डिलीट, यानी बैक स्पेस तो बाईं ओर और डिलीट आएगा दाईं ओर से। ठीक है, तो बाएं का बी और इधर बैक स्पेस का बी और दाएं का डी और डिलीट का डी, यानी इधर तो क्या कोड बन जाएगा डी और डी, इधर कोड बन जाएगा बी और बी, बी बी और डी डी। ऐसे याद रख लेना भाई, किसी को नहीं होता है तो। इसके बाद देखो बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, 5 नंबर पर है देखो इंटर। तो इस इंटर की का दूसरा नाम होता है रिटर्न की, क्या बोलते हैं इसे, रिटर्न की भी बोलते हैं। तो रिटर्न की क्या काम आती है, एक तो ओके का काम करती है ये सब जगह, इसके अलावा क्या काम होता है इसका, नया पैराग्राफ, नया पैराग्राफ आप बना सकते हो भाई इससे। इसके बाद 6 नंबर पर है विंडो की, तो विंडो की से स्टार्ट ऑप्शन खोल सकते हो आप। 7वें नंबर पर है प्रिंट स्क्रीन, इससे क्या कर सकते हो आप, इसे ले सकते हो भाई आप स्क्रीन शॉट, क्या ले सकते हो स्क्रीन शॉट। 6 7 8 पर है इंसर्ट, तो इंसर्ट का बटन काम आता है भाई ओवर टाइप। ओवर टाइप क्या होता है, लिखे हुए के ऊपर लिखना, और लास्ट की है इसमें वो है पॉज ब्रेक। तो ये क्या काम आती है, काम आती है स्लाइड शो को रोकना, स्लाइड शो को रोकना मतलब पॉज कर सकते हो आप स्लाइड शो को। तो ये कीबोर्ड है भाई पूरा। कैसे, कितनी प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। ESC तुरंत एक आदेश को हटाने के लिए, फंक्शन की मैंने पूरी समझा दिया आपको, F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 आपका कोई भी फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए, F4 एड्रेस बार खोलने के लिए, और Alt के साथ अगर आप F4 दबाओगे तो किसी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो। F5 रिप्रेस और रिलोड के काम आता है। F6 मेन्यू बार खोलने के लिए, डबल बार दबाओगे तो। F7 स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक के लिए, F8 सिलेक्शन ऑप्शन के लिए, F9 सिलेक्शन ऑप्शन को रिमूव करने के लिए, और F10 मेन्यू बार खोलने के लिए। इसके अलावा देखो आप F11 फुल स्क्रीन के लिए और F12 सेव एज के लिए। 3 नंबर पे न्यूमेरिक, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। नेविगेशन में दिशा सूचक, तो ये लेफ्ट में जाने के लिए, राइट में जाने के लिए, अप ऊपर जाने के लिए, डाउन नीचे जाने के लिए। होम लाइन की शुरुआत में जाने के लिए, एंड लाइन के अंत में जाने के लिए, पेज अप पेज में ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन पेज में नीचे जाने के लिए। कॉम्बिनेशन की सिंगल प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट 3 बटन होते हैं। ये टॉगल की विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए, तो कैप्स लॉक से सारे वर्ड कैपिटल आएंगे, नम लॉक से आप नंबर्स को लॉक कर सकते हो, और स्क्रॉल लॉक में एक्सेल में आप एक्टिव सेल को लॉक कर सकते हो। स्पेशल पर्पज यानी विशेष उद्देश्य में, तो स्पेस सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए, टैब 4 कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए, और अगर आप टेबल या एक्सेल सीट में काम कर रहे हो तो एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए बैक स्पेस होता है बाईं ओर से वर्ड को हटाने के लिए, डिलीट आता है भाई दाईं ओर से वर्ड हटाने के लिए, इंटर की रिटर्न का की भी बोलते इसे, ये ओके का भी काम करेगी, नया पैराग्राफ बना सकते हो आप। विंडो की स्टार्ट ऑप्शन खोलने के लिए, प्रिंट स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इंसर्ट की काम आते हैं ओवर टाइप यानी लिखे ऊपर लिखना, और पोज ब्रेक क्या काम आता है, स्लाइड शो जो आपने चला रखा है उसे पोज करने के लिए रोकने के काम आता है। तो ये कीबोर्ड है भाई, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, RACET का तो आप पास करोगे ही सही। अगर कहीं से क्वेश्चन आता है कीबोर्ड में, बाकी कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कीबोर्ड इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये था अपना कीबोर्ड भाई। कौन सा, इनपुट डिवाइसेज में, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड पढ़ा है अभी मैंने। अब इसके बाद आएंगे भाई आपके पॉइंटिंग डिवाइस।
2 नंबर पे कौन सी डिवाइस है भाई? पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोलते हैं? जिनके द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। अब कर्सर को किन किन से कंट्रोल करते हो? तो इसमें फर्स्ट है देखो माउस, तो माउस के द्वारा कर्सर को कंट्रोल करते हैं। सेकंड है आपका ट्रैक बॉल। थर्ड है आपका टच पैड। और फोर है आपका इसमें माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड। और फोर है आपका इसमें ट्रैक पॉइंट, ट्रैक पॉइंट। और इसके बाद ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक। देखो कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, तो कर्सर को आप किनके द्वारा कंट्रोल करते हो? तो इसमें देखो एक तो माउस है, तो माउस के द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। ट्रैक बॉल है, तो एक बॉल आती है भाई, सोनोग्राफी की मशीन इनमें होती है वो, तो उससे भी कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद देखो टच पैड है, तो लैपटॉप में होता है ये, ट्रैक पॉइंट भी लैपटॉप में होता है। और जॉयस्टिक जो होती है ये काम आती है गेम नियंत्रण, यानी गेम को आप कंट्रोल कर सकते हो, गेम खेलने के काम आती है वही जॉयस्टिक। तो ये भी कौन से डिवाइस है? ये सारे इनपुट के डिवाइस है। इसके बाद देखो कौन सा है भाई आपका ग्राफिक टेबलेट। क्या है? ग्राफिक टेबलेट। तो ग्राफिक टेबलेट जो होते हैं वो क्या काम आते हैं? ये काम आते हैं भाई चित्रकारी के लिए। किसके लिए काम आते हैं? चित्रकारी के लिए। तो आप चित्रकारी भी कर सकते हो, तो ये भी इनपुट का डिवाइस है। इसके बाद है भाई आपका स्कैनर। तो स्कैनर क्या काम आता है? तो स्कैनर काम आता है भाई मुद्रित डाटा को डिजिटल रूप में बदलना, यानी आपका जो भी डाटा छपा हुआ है उसे मुद्रित रूप में टेक्स्ट को कंट्रोल करने के काम आता है भाई। इसके बाद देखो 5वें नंबर पर है आपका मिडी डिवाइस, MIDI। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल डिजिटल इंटरफेस इसे बोला जाता है भाई। तो ये काम आती है जो संगीतकार होते हैं। कौन होते हैं? संगीतकार। तो ये अपने गाने की ट्यून वगैरह बनाने के काम में लेते हैं, तो ये भी इनपुट का डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस है देखो MICR। तो इसे बोलते हैं देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं भाई चेक पर। तो चेक जो होता है, जो चेक होता है इस पे MICR नंबर होते हैं। तो MICR नंबर को जिस मशीन में पढ़ा जाता है उसे MICR बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक मशीन है। तो 6 हो गए ये। इसके बाद है देखो 7वें नंबर पर कौन सी है भाई? OMR। क्या है? OMR। तो OMR को क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR शीट तो आप सब लोगों ने देखी भी होगी, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम भी दिया होगा OMR शीट में। जैसे RSCET का एग्जाम होता है, ये भी OMR शीट पर ही होता है। तो OMR शीट को जिस मशीन में चेक किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? OMR, यानी जो आप गोले भरते हो उनमें चेक करने का काम। इसके बाद देखो OCR। अगला है भाई OCR। तो OCR को क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो
OCR भाई एक प्रकार की मशीन है जो डिजिटल रूप में डेटा को पहचान कर प्रिंट करने का काम करती है। जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हो तो बैंक में क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी डाटा एंट्री करवाना, स्टेटमेंट हो गया, बैंक डायरी में एंट्री करवानी है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उस मशीन में आप जैसे लगाओगे अपनी डायरी को तो डाटा आपका उसमें प्रिंट हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट है वो। तो OCR मशीन है भाई। इसके बाद है आपका बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो बार कोड को पढ़ने का काम करता है। भाई मॉल वगैरह में लगी होती है, जो भी आपका सामान वगैरह खरीदते हो तो वहाँ बार कोड को स्कैन किया जाता है, इससे पूरी डिटेल आ जाती है। इसके बाद है इसमें स्पीच रिकग्निशन डिवाइस, जिसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन यानी माइक। तो ये भी कौन सा डिवाइस है, इनपुट का डिवाइस है भाई। इसके बाद है वेब कैम। क्या है, वेब कैम। तो वेब कैम क्या काम आता है, ये भी आपका इनपुट का डिवाइस है। तो इसके द्वारा आप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो। तो ये थे इनपुट डिवाइस कौन कौन से, कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस में माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, जॉयस्टिक है। इसके अलावा ग्राफिक टैबलेट है, स्कैनर है, मीडी है और MICR है, OMR, OCR, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेबकैम। ये सारे कौन से डिवाइस है जी, ये सारे इनपुट डिवाइस। इनके अलावा कोई सा भी इनपुट डिवाइस नहीं होता है, सारे यही डिवाइस है। इसमें से क्वेश्चन आता है इनपुट डिवाइसेज में से, इसके बाहर नहीं जाएगा भाई। आउटपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट में जो आपको आउटपुट देने का काम करते हैं, उत्पादन। तो आउटपुट कौन कौन देता है, तो आउटपुट में फर्स्ट है आपका मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर है भाई। तो मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी पर डिस्प्ले करने के लिए लोकप्रिय डिवाइस। यानी आप जो भी वर्क करोगे, जो भी डेटा इनपुट करोगे, वो कहां दिखाई देगा, मॉनिटर पर। अब मॉनिटर होते हैं दो प्रकार के। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो CRT होते हैं और एक होते हैं भाई फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल। तो CRT को तो क्या बोलते हैं, तो CRT को बोलते बने कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते हैं CRT को, कैथोड रे ट्यूब। अब ये जो फ्लैट पैनल होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो LCD और एक होते हैं LED। तो LCD को तो क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED को क्या बोलते हैं, तो LED को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बोला जाता है भाई। तो CRT को कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। और ये जो क्या नाम से मॉनिटर होते हैं, तो मॉनिटर का जो रेजुलेशन होता है, क्या होता है, रेजोल्यूशन, वो किस में मापा जाता है, वो मापा जाता है भाई पिक्सल में। किस में मापा जाता है, पिक्सल्स में मापा जाता है। मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है, पिक्सल में। कितनी साइज का है, जैसे वो 800 × 600 है कि 1024 × 768 है, ऐसे अलग अलग होती है। मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही बेहतर क्वालिटी देगा वो। और फ्लैट पैनल में LCD और LED। तो LCD में तो लगा होता है भाई TFT। क्या लगा होता है, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। पीछे एक बल्ब होता है। और LED जो होती है उसमें छोटी छोटी यूं लाइटें होती है भाई चारों तरफ, इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसमें भी अच्छा दिखता है लेकिन इतना नहीं दिखता LED के मुकाबले। ये है भाई इसमें। इसके बाद देखो प्रिंटर। प्रिंटर 2 नंबर पर। तो प्रिंटर, तो प्रिंटर भी भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। एक तो कौन से होते हैं, इम्पैक्ट, और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं भाई। तो इम्पैक्ट में आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो इसमें कौन कौन से, एक तो
कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में भी देखो दो सबसे मेन है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। कौन कौन से इसमें, एक तो डॉट मैट्रिक्स और एक है डेजी व्हील, ये दो है इसमें। इम्पैक्ट प्रिंटर में देखो फर्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर, जिनमें एक एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है। तो एक एक कैरेक्टर प्रिंटर के लिए दो प्रिंटर है, देखो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर किस में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है वही वो। इसके बाद देखो लाइन प्रिंटर, दो नंबर इसी में लाइन प्रिंटर, जिनमें एक लाइन प्रिंट होती है एक बार में। अब किन में प्रिंट होती है भाई, एक बार में एक लाइन। तो इसमें है देखो एक तो लाइन, चेन और ड्रम। एक तो कौन सा प्रिंटर, एक तो लाइन प्रिंटर, एक है चेन और एक है ड्रम, तीन है भाई इसमें भी। लाइन प्रिंटर में देखो लाइन है, चेन है और ड्रम है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट में आ जाओ तो एक तो है इंकजेट। कौन सा है, इंकजेट, जो किसका, कलर का प्रयोग करता है। कलर प्रिंटर होते हैं ज़्यादातर, और ये क्या करते हैं, स्याही की छोटी 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 बूंदों का क्या करते हैं, छिड़काव करके प्रिंट करने का काम करते हैं। इंकजेट आवाज़ कम करते हैं भाई, जबकि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इसके बाद देखो, और इनमें की प्रिंट का हेड लगा होता है, उससे होता है प्रिंट। इसके बाद लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर किसका प्रयोग करते हैं, सूखी स्याही का। किसका प्रयोग करते हैं, सूखी स्याही का। और इनके अंदर क्या लगा होता है, ड्रम टोनर होता है, जिसमें सूखी स्याही भरी जाती है। और इनकी गति किसमें मापी जाती है, पीपीएम, पेज पर मिनट। किसमें मापी जाती है, पेज प्रति मिनट, पीपीएम में। और ये ब्लैक एंड व्हाइट ही आते हैं भाई सबसे ज्यादा, मोनोक्रोम होते हैं, मतलब ग्रे स्केल प्रिंटर के काम आते हैं। इसके बाद थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर। एक तो है थर्मल और एक है आपका प्लॉटर। तो थर्मल प्रिंटर तो किसमें लगा होता है, एटीएम मशीन में। किसमें लगा होता है, एटीएम मशीन में जो रिसिप्ट होती है उसको प्रिंट करने का काम करता है। और प्लॉटर जो होता है वो क्या काम आता है, ये काम आता है भाई हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए काम आता है भाई। सबसे हाई क्वालिटी के प्रिंट किस में निकलते हैं भाई, प्लॉटर में निकलते हैं सबसे हाई क्वालिटी के प्रिंट। तो आउटपुट में देखो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। प्रिंटर देखो, मॉनिटर भी दो प्रकार के, सीआरटी और फ्लैट पैनल। एक तो सीआरटी और एक प्लेट पैनल। सीआरटी भी दो प्रकार के, एलसीडी और एलईडी। और इसके बाद प्रिंटर दो प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में कैरेक्टर और लाइन, कैरेक्टर में भी डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और लाइन में लाइन, चेन और ड्रम। और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेजर, थर्मल और प्लॉटर, ये है। इसके बाद देखो आउटपुट के डिवाइस। तो आउटपुट के डिवाइस में अब है एक तो स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो 1 2 3, एक तो है स्पीकर और एक है आपका प्रोजेक्टर। ये आउटपुट के डिवाइस है, स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो स्पीकर आपको वॉइस जो होती है, जैसे अपन बोल रहे हैं, तो इसको आप सुन किसके माध्यम से रहे हो, स्पीकर के माध्यम से। तो स्पीकर भी आपको आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर भी आपको आउटपुट देता है, बड़े पर्दे पर दिखाने का काम करता है भाई। तो ये थे आपके आउटपुट के डिवाइस। देखो ये आउटपुट के डिवाइस है, पहले मैंने इनपुट वाले बता दिए, अब ये है आउटपुट वाले डिवाइस।
स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई, आप सब यहाँ से। अब जो डिवाइस आएंगे इसके बाद, तो अब आएंगे भाई इनपुट और आउटपुट। कौन से डिवाइस आएंगे, इनपुट या आउटपुट, यानी इनपुट या आउटपुट। मतलब क्या करते हैं, वो दोनों ही काम करते हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। तो इसमें पहला है देखो पैक्स मशीन, जो पैक्स भेजता है, यानी क्या करने का काम करते हैं, पैक्स भेजना व प्राप्त करना। पैक्स भेज भी सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। पहले चलती थी पैक्स मशीन, अब तो ही मानो चलन के बाहर है। देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने के काम आती थी पहले। इसके बाद देखो मोडेम, क्या है मोडेम। तो मोडेम क्या करता है, सिग्नल लेने व देने का, यानी सिग्नल लेता भी है और सिग्नल देता भी है कंप्यूटर को। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों ही काम करता है। इसके बाद एमएफडी, एमएफडी का मतलब क्या होता है, मल्टी फंक्शन, मल्टी फंक्शनल। तो मल्टी फंक्शनल क्या आते हैं आजकल के जो प्रिंटर होते हैं वो, तो ये प्रिंटर मल्टी फंक्शनल क्यों होते हैं, क्योंकि ये कॉपी का भी काम करते हैं। कॉपी मतलब किसका, जेरोक्स का। इसके अलावा देखो किसका काम करते हैं ये, प्रिंटर का। किसका, प्रिंटर का, यानी आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद स्कैन, तो स्कैन का भी काम करते हैं भाई। क्या करते हैं, स्कैन करने का भी काम करते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों ही काम करते हैं भाई। इसके बाद आ जाओ आप कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी है भाई। अब मेमोरी को थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, एक डायग्राम में ही मैं पूरी समझा दूंगा आपको। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेमोरी समझ में नहीं आती, मेमोरी समझ में नहीं आती, तो अभी समझ में आ जाएगी भाई मेमोरी। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो होती है भाई कितनी, वैसे तो 2 प्रकार की होती है, लेकिन मैं 3 प्रकार कैसे करके बताऊंगा ताकि वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो देखो मेमोरी 3 प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब ध्यान से देखने वाली चीज है, देखो इसमें पहली मेमोरी है CACHE, कैश मेमोरी। कौन सी है, कैश मेमोरी। दूसरी है आपकी इसमें प्राइमरी मेमोरी। और थर्ड मेमोरी जो है वो है वही कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। वैसे तो प्राइमरी में आ जाती है कैश मेमोरी, लेकिन RSAT में देखो बुक में यही चीज दे रखी है 3 प्रकार से, तो मैं इसी प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा भाई, 3 प्रकार की, और समझने में भी आसानी रहेगी आपको। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होती है, बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो CPU और मुख्य मेमोरी की गति को बढ़ा देती है। यानी क्या करती है, ये CPU और मेन मेमोरी को बढ़ाने, गति को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो CPU द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। यानी CPU द्वारा जो बार बार डाटा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस डाटा का, उसे कहाँ रखा जाता है, कैश मेमोरी में रखा जाता है। डेटा और प्रोग्रामों के कुछ भाग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क से कैश मेमोरी में स्थानांतरित किए जाते हैं। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है, यानी कैश मेमोरी जो होती है वो लो एक्सेस टाइम का उपयोग करती है भाई। कैश मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है, अस्थायी यानी टेम्परेरी यूज के लिए डाटा स्टोर करती है। कैश मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जा सकते हैं। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं, तो क्या सीमाएं हैं कि ये सीमित क्षमता होती है भाई, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है और बहुत महंगी होती है। और कैश मेमोरी का लाभ क्या है कि मुख्य मेमोरी से
तेज होती है, यानी स्पीडली काम करती है भाई, सबसे फास्ट होती है। तो मुख्य मेमोरी से तेज क्या काम आती है ये, एक तो मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये तो इसकी विशेषता हो गई भाई, क्या हो गई इसकी ये विशेषता हो गई। और ये क्या करती है, छोटी अवधि के लिए डेटा को संग्रहित करती है, कम समय के लिए भाई। और इसकी क्षमता क्या है कि कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है, ये बहुत महंगी होती है। इसके बाद आ जाओ प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा हो। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देश को संग्रहित करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा हो, यानी वर्तमान में आपका कंप्यूटर जिस डेटा या निर्देश पर काम करता है वो कहाँ सेव होता है, वो होता है प्राइमरी मेमोरी में। बिजली बंद होने पर ये मेमोरी डेटा खो देती है, जैसे लाइट गई आपका डाटा गायब हो जाता है भाई, इसमें डेटा लॉस्ट कर देती है। ये मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है, इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर बनी होती है। और रैम और रोम दो प्रकार की होती है भाई ये। तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन सी है, एक तो है रैम और दूसरी है आपकी रोम। कौन सी, रोम। रैम को क्या बोलते हैं, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम को क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जो डाटा को रीड करने का काम करती है भाई। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब देखो जो रैम होती है वोलेटाइल। तो रैम कौन सी मेमोरी होती है, रैम होती है वोलेटाइल। कौन सी होती है, वोलेटाइल। और रोम होती है भाई नॉन वोलेटाइल। रोम कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल। मतलब रोम में तो डाटा सेव होगा कुछ समय के लिए, लेकिन रैम में डाटा सेव नहीं होगा, यानी इसका मतलब क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी भाई, अस्थायी क्या, परिवर्तनशील। क्या होता है, परिवर्तनशील, यानी परिवर्तनशील होती है, इसमें डाटा सेव नहीं होगा भाई। जैसे लाइट गई आपका डाटा खत्म है। देखो इसकी विशेषताएं क्या है प्राइमरी मेमोरी की, तो यह वो मेमोरी जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर कार्य कर रहा है। इसकी गति सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से तेज होगी लेकिन कैश मेमोरी से धीमी होती है। यह कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता, यानी कोई सा भी कंप्यूटर हो बिना प्राइमरी मेमोरी के वो काम नहीं कर सकता भाई। अब ये जो रैम होती है ये भी दो प्रकार की होती है। रैम भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो होती है भाई डी रैम। कौन सी होती है, डी रैम। और एक होती है एस रैम। डी रैम को तो क्या बोलते हैं, डायनामिक। और एस रैम को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। तो जो डायनेमिक रैम होती है ये क्या होती है, बार बार रिफ्रेश होती है, बार बार रिफ्रेश होती है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो रोम। तो रोम होते तीन प्रकार की, पी रोम, ईपी रोम और प्लेस मेमोरी। पी रोम, ईपी रोम और प्लेस मेमोरी कौन कौन सी, पी रोम, ईपी रोम और प्लेस मेमोरी। पी रोम का मतलब क्या होगा, पी को बोलते प्रोग्रामेबल और ईपी का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी जो पी रोम क्या होता है, इसका कंटेंट यूजर द्वारा निश्चित किया जाता है। उपयोगकर्ता स्थायी प्रोग्रामों को स्टोर कर सकते हैं, डेटा प्रोग्रामों को उपयोग कर इसमें भेजा जाता है। ईपी रोम किसे बोलते हैं, ईपी रोम पर संग्रहित इंफॉर्मेशन को 15 मिनट के लिए यूवी किरणों के सामने प्रदर्शित करके मिटाया जा सकता है, यानी इंफॉर्मेशन को आप मिटा भी सकते हो।
प्लेस मेमोरी, यह मेमोरी एक विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने प्रोग्राम करने योग्य स्थायी मेमोरी है। यह मेमोरी एक ट्रांजिस्टर मेमोरी का उपयोग करती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सबसे उच्च डेंसिटी, कम बिजली की खपत, कम लागत और उच्च विश्वसनीयता वाली मेमोरी है। इसका प्रयोग डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में किया जाता है। यानी MP3 प्लेयर और जो डिजिटल कैमरा होते हैं उनमें फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाओ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कि ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। ऑप्टिकल में CD वगैरह होती है और मैग्नेटिक में, जिसमें मैग्नेटिक टेप होते हैं, बैकअप में होती है, डाटा इसमें सेव होता है। लाइट चली जाएगी तब भी एक बार डाटा सेव कर दिया तो उसी में मिलेगा आपको, लेकिन ये थोड़ी धीमी होती है भाई और मेमोरी की अपेक्षा। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है सीक्वेंशियल और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस, यानी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अब डायरेक्ट एक्सेस होती है तीन प्रकार की। डायरेक्ट एक्सेस होती है भाई तीन प्रकार की। तीन प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल और एक शायद मेमोरी स्टोरेज। ऑप्टिकल, मेमोरी स्टोरेज और मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक में भी देखो दो है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। क्या है? फ्लॉपी डिस्क, एक तो है फ्लॉपी डिस्क और एक है हार्ड डिस्क, जिसे अपन HDD बोलते हैं। ऑप्टिकल जो है, ऑप्टिकल में CD रोम, एक तो है भाई इसमें CD रोम और एक है CDR और एक है CDRW और एक है आपकी इसमें DVD। ऑप्टिकल मतलब CD जो, तो CD में CD रोम, CDR और CDRW और DVD, ये है भाई। इसके बाद मेमोरी स्टोरेज में फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड क्या होते हैं? फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड भाई। तो ये है आपकी मेमोरी भाई। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम भी दो प्रकार की, DRAM और SRAM, और रोम तीन प्रकार की, PROM, EPROM, फ्लैश मेमोरी। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में देखो सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। अब डायरेक्ट एक्सेस तीन प्रकार के, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और मेमोरी स्टोरेज। तो मैग्नेटिक में फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी भाई, 1.44 MB इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी, 1.44 MB। इसके बाद हार्ड डिस्क भाई कितनी भी हो सकती है, 2 GB, 10 GB, 150, 160, 256, 1 TB तक इतनी भी हो सकती है। CD रोम, CDR और CDRW। तो इसकी क्षमता कितनी होती है भाई इन तीनों की? 650 से 700 MB। इसके बाद DVD की क्षमता कितनी थी? 4.7 GB। और अगर DVD डबल लेयर वाली है तो उसकी क्षमता फिर 8.5 GB हो सकती है। फ्लैश ड्राइव यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव, वो फ्लैश ड्राइव होते हैं। और मेमोरी कार्ड जो होते हैं जो मोबाइल में लगते हैं, माइक्रो और मिनी। माइक्रो मोबाइल में लगता है और मिनी कैमरा वगैरह में लगता है। ये मेमोरी है भाई। अब देखो CD की क्षमता, CD रोम, CDR, CDRW 650 से 700 MB।
और अगर सी डी सिंगल लेयर है, कौन सी है, सिंगल लेयर सी डी, तो इसकी क्षमता होगी 4.7 GB। और कौन सी है, सी डी डबल लेयर, सी डी क्या, डीवीडी, डीवीडी, और डबल लेयर अगर डीवीडी है तो 8.5 GB इसकी क्षमता होती है भाई। इसके अलावा देखो ये सी डी आर और आर डब्ल्यू, तो आर का मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब होता है रीड, क्या होता है, रीड, और डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। यानी जिसमें अगर आर लगा हुआ है तो डाटा को रीड कर सकते हो, मतलब आप उसमें डाटा मिटाकर दूसरा नहीं डाल सकते, और जिसमें आर डब्ल्यू लगा हुआ है उसमें डाटा आप मिटाकर दूसरा लिख सकते हो भाई, ये है। इसके अलावा देखो अलग अलग स्टोरेज डिवाइस है, और एक स्टोरेज का डिवाइस देखो ब्लू रे डिस्क भी होती है। तो ब्लू रे डिस्क की क्षमता होती है 50 GB से 500 GB। कितनी होती है, ब्लू रे डिस्क, तो क्षमता कितनी होती है इसकी, 50 GB से 500 GB इसकी क्षमता होती है भाई। पेन ड्राइव, जिसे अपन फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव को ये क्या होता है, पोर्टेबल होता है, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो, यूएसबी पोर्ट में लग जाता है, जानते होंगे आप सब, प्रयोग में भी लेते होंगे इसे। इसके अलावा प्लेस मेमोरी, तो प्लेस मेमोरी में देखो आपको एक तो माइक्रो जो मोबाइल में लगते हैं, और मिनी यानी मेमोरी कार्ड, माइक्रो और मिनी 2 प्रकार के होते हैं भाई। अब क्षमता का भी चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ यहाँ पर। तो ये डायग्राम का फोटो ले लेना भाई, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, पूरा लिख रखा है, कहीं भी नहीं समझाएंगे इसे। और RSAT में तो आपने देखा होगा, कहीं भी से ले जाओ, कोई सी भी क्लास में इसे बिल्कुल भी नहीं समझाते होंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे आपके मिलने वालों ने भी किया होगा कहीं ना कहीं से। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं जैसा मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक चीज़। तो ये डायग्राम देख लो भाई आप यहाँ से, अब मैं इसे मिटा रहा हूं यहाँ से। अब देखो क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, तो स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे मापते हैं भाई, तो 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर होती है भाई 1 KB, और 1024 KB बराबर होती है भाई 1 MB, और 1024 MB बराबर होती है भाई 1 GB, और 1024 GB बराबर होती है 1024 GB बराबर होती है 1 TB। ठीक है। अब इस केबी को तो क्या बोलते हैं, केबी को तो बोलते हैं किलो बाइट, एमबी को बोलते हैं मेगा बाइट, और जीबी को बोलते हैं गीगा बाइट, और टीबी को क्या बोलते हैं, टेरा बाइट। ये इनके नाम है भाई। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है भाई। तो ये था अपना चैप्टर नंबर क्या नाम से, सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये RSAT की क्लास में ही नहीं, ये कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मददगार साबित है भाई। इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी के क्वेश्चन आते ही है, भले से कोई सा भी एग्जाम हो, कंपटीशन का हो, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। तो इस क्लास को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें भाई, सबके साथ शेयर करें। कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी, RSAT में तो इसके बाहर जाने का चांस है ही नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई कर लेना। इतना प्यार और सपोर्ट बना के रखो आप सब। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, चैप्टर वाली में। तब तक के लिए राम राम।